हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग लेकर के आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 का यह 25वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। यह जगह जो है यह बिहार है, पंजाब है, या फिर सिंह कठियावाड़ा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन जो है पहला नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा? तो आदिवासी के द्वारा जो आंदोलन चला था वो बिहार में चला था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है पहला क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शंस है हमारे पास, इन ऑप्शंस में जो अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों का आंदोलन चला था वो बिहार में प्रमुख रूप से चला था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में, तो अंग्रेजों को कौन से अंग्रेज थे जिनको संथालों के द्वारा जो है यह भी एक जनजातीय आंदोलन रहा है? कैप्टन नेक फेबिल थे, या फिर लेफ्टिनेंट बास्टिन है, या मेजर ब्रो है, या फिर कर्नल वाइट है? इनमें से किनको जो है संथालों ने हराया था? इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये मेजर ब्रो को जो है संथालों ने हराने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन से संस्थान के स्थापना जो है कब हुआ है और उस वक्त जो है कौन से ये रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह कौन होगा? संस्थान है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियमसन है, कोलकाता मद्रास में जो है वारेन हेस्टिंग है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है आर्थर विलेजली है। कौन सा युग्म जो है यह सबसे सही सुमेलित है? इसका सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का तीसरा नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो करेक्ट आंसर जो है वो केवल बी है कि कलकत्ता और मद्रास में जो संस्थान स्थापित हुए हैं तो उसके जो ये थे वो वारेन हेस्टिंग का समय था, यानी बी केवल सही है। बाकी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर विलेजली गलत सुमेलित है। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है विलियमसन, ये भी गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्षता था, यानी यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? कि वह यूरोपीय कौन से सदस्य थे जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ये था प्रथम अध्यक्षता सबसे पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं? एओ ह्यूम जाने जाते हैं, जॉर्ज यूले है, अल्फ्रेड वेब है, या फिर एनी बेसेंट है? कौन है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं वह जॉर्ज यूले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है चौथा नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। एओ ह्यूम अध्यक्ष नहीं है, ये संस्थापक महोदय हैं। जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है उसके संस्थापक के रूप में एओ ह्यूम जाने जाते हैं, जबकि जॉर्ज यूले जो है यह प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कहिए या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहिए के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, दूसरा अधिवेशन। तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो कौन सा कूट करेक्ट आंसर है? तो इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसान प्रश्न है यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कलकत्ता में ना होकर के कहाँ हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह मुंबई में हुआ है, और जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है 1886 में, और उसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया है। और 1916 का जो अधिवेशन हुआ है लखनऊ में तो वो जो है ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों को एक साथ लाने का काम किया था। अर्थात पाँचवा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर का कूट बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी बेहतर तैयारी एनक्यू स्टडी के जरिए कर सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी तो यह उपाधि उन्होंने क्यों त्याग दिया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन करने की वजह से, या भगत सिंह को फांसी दिया जाना था इस वजह से इन्होंने त्याग दिया, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इस वजह से, या चौरी चौरा कांड की घटना हुई इस वजह से, या आखिर किस कारण से इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जब 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, यानी कि जब ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ और जिसमें जो है 9 वकील 9 दलील के तहत जो है ये किया गया, तो उसमें ये लोग जो भी थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के ये के लिए जब लोग अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी उस कानून के तहत, तो उस पर जो है जनरल ओ डायर की सेना ने गोलियां चला दिया था और निहत्थे हजारों लोग मारे गए थे, जिस कारण जो है ये एक सबसे दर्द विरादक घटनाएं थी उस वक्त की। जो जितनी भी क्रूर घटनाएं उसमें से सबसे क्रूर घटना जो है स्वतंत्रता आंदोलन का ये था। और इससे इतने ये दुखी हुए कि गांधी जी इसके बाद असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए और जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटनाएं घटी। आर्म्स एक्ट के कारण था, या पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, या रॉलेट एक्ट था, या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में होगा कि रॉलेट एक्ट के कारण जो है वो घटनाएं घटी थी जिसके वजह से जलियांवाला बाग में जो है ब्रिटिश ने नरसंहार मचाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था। A.K. आज़ाद यानी अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1942 के जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था इसका जो समर्थन करने का जो ये गया है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका प्रमुख रूप से समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि ये सभी सदस्य जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सभी लोग जो है ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समांतर सरकारों की स्थापना की गई। और सूची को जो है ये करना है, बलिया है, सतारा है, हजारीबाग है, मेरठ है। और तो इसमें सही कूट कौन सा है कि सबसे पहले कहाँ फिर कहाँ जो है ये करना है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट कूट बनेगा कि बलिया और सतारा में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वो जेल में गांधी जी का आमरण अनशन था, या फिर जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां थी, या गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। ऑपरेशन रूबिकॉन कौन सा शब्द था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार जो है प्रयोग में लाना जाना था। तो जब गांधी जी 1942 के ये में भारत छोड़ो आंदोलन में आगा खां पैलेस में गांधी जी को जब कैद करके रखा गया और वहाँ उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, तो उसको लेकर के जो है अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश के द्वारा जो है ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। गांधी जी ने सेवा धर्म जो है ये मुंबई में अपनाया है, या शांति निकेतन में अपनाया है, या दक्षिण अफ्रीका में अपनाया है, या पुणे में अपनाया है। इसका 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो 11वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी के दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है इसका करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए कब। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष
से हिदायत के साथ, या यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, या जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। 12वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है? तो इसका जो लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आए थे वो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? यह 4 जून 1947 को हुआ है, या फिर 10 जून 1947 को, या 3 जुलाई 1947 को, या 3 जून 1947 को। तो भारत के विभाजन से संबंधित जो माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी यह 3 जून 1947 यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप से परिणत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए, पूर्वी बंगाल में दंगे की जांच करने के लिए। तो रेड क्लिफ समिति जो है सर जॉन रेड क्लिफ की अध्यक्षता में जो गठित किया गया था वो इसीलिए किया गया था ताकि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया जा सके, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर होगा। रेड क्लिफ समिति की जो नियुक्ति है यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत में जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत है, या फिर चार्टर अधिनियम जो है 1833 के तहत है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है, या भारतीय संविधान अधिनियम 1950 के तहत है। इसका सबसे सही कूट कौन सा है? तो 15वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही कूट है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, यानी कि 15 के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ये जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? कि लोक सेवा की जो परीक्षा है वह इंग्लैंड और भारत में एक साथ किया जाए, यह एचिसन आयोग के द्वारा किया गया था, या हॉबहाउस आयोग के द्वारा, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स के द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका 16वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो 16वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है यह जारी किया गया था, जिसके तहत जो है लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड के भारत में एक साथ करने की संस्तुति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे स्क्रीन पर कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यह अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने दिया था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, या स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था? इनमें से किन्होंने जो है ये सुझाव दिया था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है लगान को न देने का आंदोलन शुरू किया जाए? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि स्वामी जो है श्रद्धानंद ने यह बताया था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लगान न देने का आंदोलन चलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? यानी अब हम लोग जो है 18 नंबर प्रश्न जो कि भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों की ओर आए हैं, तो अब हम लोग भूगोल से रिलेटेड एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हम इससे पहले कि भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलें ताकि सबकी जो है बेहतर तैयारी हो सके। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कोर में कौन से तत्व की प्रधानता है? वह सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम की है, या सिलिका एवं मैग्नीशियम की है, या फिर सिलिका एवं निकेल की है, या लोहा एवं निकेल की है? तो पृथ्वी की जो कोर है उसमें जिस तत्व की प्रधानता है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि फेरस एवं निकेल, जिसे नीफे कहा जाता है शॉर्ट में, यानी लोहा एवं निकेल की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम, यानी सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम कौन सा है? तो जो ऑप्शन में हमारे पास है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और अमोनियम, तो इसमें जो ये है सही कूट होगा कि सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है और फिर लोहा है। यानी जो करेक्ट कूट बन रहा है 19वां नंबर प्रश्न के लिए
वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में बनना है कि इन 4 तत्वों में से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम में से सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, यानी डी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है यह वायु की में आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है, या वायु का वेग नापने के लिए, या फिर भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, या तरल पदार्थ का घनत्व नापने के लिए। इनमें से किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए जो है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि रिएक्टर पैमाना पर जो है हम लोग ये भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं, और रिक्टर स्केल जो यंत्र से इसकी पता लगता है उसको सिस्मोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर कि वातावरण की वह परत, जो वायुमंडलीय परत है उसमें से वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, कौन सी परत से होकर के रेडियो तरंग परावर्तित होता है। वो आयन मंडल से होकर के परावर्तित होता है, या फिर ये क्षोभ मंडल से होकर के परावर्तित होता है, या फिर समताप मंडल से, या बाह्य मंडल से। इसमें से किस मंडल से होकर के जो है वो ये होता है। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 21वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी आयन मंडल से होकर के जो है रेडियो तरंग परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ये सुमेलित करना है और कूट मिला करके हमें आंसर देना है। सुमेलित करके कूट मिला के आंसर देना है कि कौन सा देश है और कहाँ उसका सर्वोच्च शिखर क्या है। अर्जेंटीना है, इक्वेडोर है, तंजानिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका जो सही कूट में आंसर क्या होगा 22वां नंबर क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग देखें तो अर्जेंटीना एकांकागुआ, उसके बाद जो है इक्वेडोर जो है चिम्बराजो है, फिर तंजानिया है, तंजानिया का जो है किलीमंजारो है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसका माउंट मैकिनले है। यानी इस हिसाब से अगर सही कूट देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेफोमीटर किसका मापन किया जाता है। नेफोमीटर के द्वारा जो है यह वर्षा का मापन होता है, या बादलों की दिशा एवं गति का मापन होता है, या सागरीय लवणता का मापन होता है, या इनमें से सभी का मापन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि नेफोमीटर के जरिए जिसका हम लोग मापन करते हैं वह है बादलों की दिशा एवं गति, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर बनेगा 23वां नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इवेपोरीमीटर जलवाष्पन का मात्रक है, मापन करता है। करेंट मीटर जल प्रवाह का मापन करता है। एटमोमीटर जो है 2 स्थानों के मध्य दूरी का मापन करता है, और फिर रोटामीटर है जिससे जो है जलीय आर्द्रता लवण मापन होता है। तो अगर इस पर 24वां नंबर क्वेश्चन को सही से देखें तो इवेपोरीमीटर जो है जलवाष्पन का मात्रक सही है, करेंट मीटर जल प्रवाह का मात्रक सही है, एटमोमीटर भी 2 स्थानों के मध्य दूरी का मात्रक सही है, यानी डी ऑप्शन गलत है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि यहाँ भी सुमेलित करना है पर्वतीय दर्रा, और यह भारत के किस राज्य में स्थित दर्रा है। माना दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और सिपकिला दर्रा। इधर राज्य है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें से कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो माना दर्रा जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद जो है ये नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद जो है ये जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अर्थात जो करेक्ट कूट बन रहा है ऑप्शन नंबर सी के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कौन है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, और ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। तो 26वां का जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर सी है कि जो सत्य कथन नहीं है वो कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी सारा कथन जो है यह सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1950 में, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 344 है उसके तहत कौन सा जो है प्रथम ये राजकीय भाषा आयोग क्या है। ये
1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में हुआ, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ, या 1960 में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में, या 65 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इस प्रकार अब हम लोग जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। शिक्षा को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची का जो विषय था फिर उसे समवर्ती सूची में लाया गया है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि 42वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची के विषय से उठा करके फिर से समवर्ती सूची के विषय में शामिल किया गया है। यानी कि इससे पहले जो है शिक्षा किस विषय का सूची था, वो राज्य सूची में था, अब कौन से विषय में है, तो अब जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, या फिर आचार्य विनोबा भावे के द्वारा दिया गया है, या जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है, या बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया है। तो जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है कि केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, फिर पंचायती राज की सरकार, इसका जो ये सुझाव है 29वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि बलवंत राय मेहता द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संघ राज क्षेत्र है और फिर इधर है कि प्रशासन संचालन करता है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली, ये सभी जो है संघ राज क्षेत्र हैं। इसमें जो है कौन किसका संचालन करते हैं, तो चंडीगढ़ में जो है वो मुख्य आयुक्त के नाम से जाने जाते हैं। लक्षद्वीप में जो है लक्षद्वीप में यह प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। पुडुचेरी में जो है यह उपराज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं, और दिल्ली में भी जो है यह उपराज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। तो यानी इस प्रकार जो है हम लोग करेक्ट आंसर के रूप में कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर के रूप में जो है वो सी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में यह बात वर्णित है। अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 346 है, अनुच्छेद 360 है और अनुच्छेद 368 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि अनुच्छेद 352 के तहत यह प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह बी.आर. अम्बेडकर का विचार है, या फिर अशोक चंदा का विचार है, या फिर जवाहरलाल नेहरू का विचार है, या के.एस. हेगड़े का विचार है। तो ये जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि यह अशोक चंदा का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। हालांकि अब योजना आयोग की जगह पर जो आयोग चल रहा है वो नीति आयोग चल रहा है। जो 2014 में जब नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद योजना आयोग की जगह पर एक नए आयोग का गठन हुआ, नीति आयोग, जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन है कि योजना आयोग का कैसे गठन हुआ है, तो यह जो है केंद्रीय विधानमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किस बात के लिए की थी। यह राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन के लिए, या लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति के लिए, या लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन के लिए, या फिर लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन के लिए जो है यह दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है। जो ऑप्शन है हमारे पास कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा।
तो जो अभी वर्तमान में जो ये है ऑप्शन नंबर बी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में शामिल विषय है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। इस प्रकार जो है हम लोग 35 प्रश्नों के सेट को देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप अगर अब वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी आगे वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलते चलते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।